सोचिए, आप बिल्कुल अकेले हैं, एक दिन के लिए नहीं बल्कि 30 सालों के लिए। एक सोल्जर हिरू ओनोडा फिलीपींस के जंगल में छिपा था, एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसे दुनिया कब का भूल चुकी थी। उसके लिए वर्ल्ड वॉर डेब्यू कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन समय, अकेलेपन और शक के खिलाफ एक लड़ाई थी। ओनोडा एक लेजेंड बन गया, एक घोस्ट सोल्जर, एक ऐसे एम्परर के लिए अब भी लॉयल था जिसने दशकों पहले सरेंडर कर दिया था। जब दुनिया फिर से बन रही थी और आगे बढ़ रही थी, ओनोडा की रियलिटी जंगल का एंडलेस ग्रीन और पकड़े जाने का लगातार खतरा थी। उसकी जंग अब आर्मी के खिलाफ नहीं थी बल्कि अकेलेपन और इस बढ़ते हुए शक के खिलाफ थी कि जो कुछ भी उसने माना था वह झूठ हो सकता है। लगभग 3 दशकों तक वह एक ही ऑनोडर पर अड़ा रहा, कभी सरेंडर मत करना। उसकी कहानी विश्वास की ताकत का एक डरावना सबूत है और उस जेल का भी जिसे यह बना सकती है। रियलिटी को ही नकारने के लिए किस तरह के कन्विक्शन की जरूरत होती है। ओनोडा की जर्नी सिर्फ जंग के बारे में नहीं है बल्कि इंसानी सहन शक्ति की लिमिट्स के बारे में भी है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक मिथ बन गया। लेजेंड बनने से पहले ओनोडा एक जवान आदमी था जिसे ड्यूटी ने शेप दिया था। एलीट नाकानो स्कूल में ट्रेनिंग लेकर उसने गुरिल्ला टैक्टिक्स और अटूट कोड सीखा, कभी सरेंडर मत करना। 1944 में जैसे ही जापान की हार करीब आई, ओनोडा को लुभांग आइलैंड भेजा गया एक फेटफुल ऑनर्डर के साथ। लड़ते रहो चाहे कुछ भी हो, जब तक कमांड से रिलीव न किया जाए। जब अमेरिकन फोर्सेज ने आइलैंड पर कब्जा कर लिया, ओनोडा और 3 आदमी जंगल में गायब हो गए, अपने मिशन से चिपके रहे। उनकी दुनिया सर्वाइवल तक सिमट गई, तोड़फोड़, चोरी और इस उम्मीद में कि जापान उनके लिए वापस आएगा। डटे रहने का वादा उनकी रियलिटी बन गया। उन्हें एक ऐसी जंग से बांध दिया जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे साथी गिरते गए या सरेंडर करते गए, ओनोडा का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। जंगल उनका बैटलफील्ड, उनकी जेल और उनका घर बन गया। हर दिन लॉयल्टी और सहन शक्ति का एक टेस्ट था। ऑनर्डर सिंपल था लेकिन एब्सोल्यूट, कभी हार मत मानो। ओनोडा के लिए यह सिर्फ ड्यूटी से ज्यादा था, यह उसकी आइडेंटिटी थी। किसी और से हटकर इंसानी स्पिरिट के टेस्ट के लिए स्टेज तैयार था। जंग उसके लिए अभी खत्म नहीं हुई थी। अगस्त 1945 में दुनिया ने शांति का जश्न मनाया, लेकिन ओनोडा और उसके आदमियों के लिए सरेंडर के लीफलेट दुश्मन की चालें थीं। उन्होंने हर मैसेज को बारीकी से देखा। यकीन था कि जापान कभी गिर नहीं सकता। रेडियो और अखबारों को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया गया। उनकी रियलिटी एक सेल्फ मेड नैरेटिव थी। जंग जारी थी और वे उसके आखिरी डिफेंडर थे। साल एक साथ धुंधले हो गए क्योंकि वे डिसिप्लिन से चिपके रहे, रेड करते रहे और आइलैंड के हर बदलाव को देखते रहे। शांति का हर संकेत दुश्मन के कब्जे के सबूत में बदल दिया गया। एक ही वादे में उनका विश्वास, हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे, सभी सबूतों पर भारी पड़ा। दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन ओनोडा की जंग समय में जम गई थी। सरेंडर अकल्पनीय था, उनका मिशन पवित्र। वे हार नहीं मानेंगे जब तक ऑनर्डर नहीं आएगा। उनके लिए जंग सम्मान का मामला था, तथ्य का नहीं। जंगल में सर्वाइवल लगातार मुश्किल था। ओनोडा का ग्रुप जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढता, शिकार करता और चोरी करता था, जिससे वे लोकल लोगों के लिए आउटकास्ट बन गए। हर मील एक मिशन था, हर दिन भूख और डर पर एक जीत। उनकी यूनिफॉर्म सड़ गई, हथियार लाइफलाइन बन गए और पकड़े जाने से बचने के लिए शेल्टर लगातार बदलते रहते थे। मेंटल टोल बहुत ज्यादा था, सालों का आइसोलेशन, शक और नुकसान। 1949 में प्राइवेट अकात्सु ने सरेंडर कर दिया, जिसे ओनोडा ने एक धोखे के रूप में देखा, शांति के संकेत के रूप में नहीं। मौतें और झड़पें उनके इस कन्विक्शन को और गहरा करती गईं कि जंग जारी थी। 1950 के दशक तक केवल ओनोडा और कोजुका बचे थे। उनका मिशन अब गिरे हुए साथियों को एक श्रद्धांजलि था। हर नुकसान ने उनके विश्वास को मजबूत किया। दुश्मन असली था, जंग जारी थी, जंगल दोनों था, सैंक्चुअरी और टॉर्चर। उनकी दुनिया सर्वाइवल और अटूट कोड तक सिमट गई। कभी सरेंडर मत करना। अकेले ओनोडा का रिजॉल्व अटूट हो गया। ओनोडा के जिंदा होने की खबर जापान पहुंची, जिससे हताश सर्च एफर्ट्स शुरू हो गए। परिवारों ने चिट्ठियां, तस्वीरें और यहां तक कि आवाजें भी जंगल में भेजी, सरेंडर की गुहार लगाई। ओनोडा और कोजुका ने हर कोशिश को दुश्मन का धोखा माना। अखबार, परिवार के मैसेज, यहां तक कि एक भाई की आवाज, सभी को चाल कहकर खारिज कर दिया गया। सरकार ने जंगल के रास्तों पर शांति के सबूत छोड़े, लेकिन किसी चीज ने उनके शक को नहीं तोड़ा। दशकों बीत गए, सर्च पार्टियां ने हार मान ली और दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। उनके परिवारों के लिए यह दर्दनाक था, इतना करीब फिर भी पहुंच से बाहर।
ओनोडा और कोजुका का विश्वास का किला अभेद्य था। दुनिया बदल गई, लेकिन उनकी जंग नहीं। अपने देश द्वारा भुला दिए गए वे लड़ते रहे। उनकी जंग अब उनकी अकेले की थी। ओनोडा की आइडेंटिटी उसके मिशन से अलग नहीं की जा सकती थी। शांति को स्वीकार करने का मतलब था यह मानना कि दशकों का बलिदान कुछ भी नहीं था, एक ऐसी सच्चाई जिसे सहना बहुत दर्दनाक था। 1972 में कोजुका एक फायर फाइट में मारा गया, जिससे ओनोडा बिल्कुल अकेला रह गया। सरेंडर के बजाय कोजुका की मौत ने ओनोडा के दिमाग में जंग की रियलिटी की पुष्टि की। घोस्ट सोल्जर की खबर ने जापान की दिलचस्पी और सर्च एफर्ट्स को फिर से जगा दिया, लेकिन केवल उसके ओरिजिनल कमांडर का सीधा ऑर्डर ही ओनोडा के रिजॉल्व को तोड़ सकता था। नोरियो सुजुकी की एंट्री हुई, एक युवा एडवेंचरर जिसने 1974 में ओनोडा को खोजा। सभी बाधाओं के बावजूद सुजुकी ने उसे ढूंढ लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि जंग खत्म हो गई थी। ओनोडा ने सुना, लेकिन बिना ऑफिशियल ऑर्डर के सरेंडर करने से इनकार कर दिया। दशकों के आइसोलेशन ने एक अटूट विश्वास गढ़ा था। केवल कमांड की आवाज ही उसकी जंग को खत्म कर सकती थी। दुनिया देख रही थी, असंभव का इंतजार कर रही थी। ओनोडा के सरेंडर के लिए एक चमत्कार की जरूरत होगी। सुजुकी सबूत के साथ जापान लौटा। ओनोडा जिंदा था, लेकिन केवल अपने फॉर्मर कमांडर को सरेंडर करेगा। मेजर तानिगुची अब एक सिविलियन लुभांग जाने के लिए सहमत हो गए। मार्च 1974 में ओनोडा जंगल से निकला, सैल्यूट किया और लंबे समय से प्रतीक्षित ऑर्डर प्राप्त किया। जंग खत्म हो गई थी, जादू टूट गया। ओनोडा रोया, अपनी तलवार सरेंडर कर दी और आखिरकार हथियार डाल दिए। फिलीपींस के प्रेसिडेंट द्वारा माफ किया गया। वह जापान एक हीरो के रूप में लौटा और एक अवशेष के रूप में। जो देश उसे मिला वह पहचानने योग्य नहीं था। दशकों की शांति और प्रोग्रेस से बदल गया था। एडजस्ट करने में संघर्ष करते हुए ओनोडा आखिरकार ब्राजील चला गया, सेल्फ रिलायंस के जीवन में सांत्वना की तलाश में। उसकी कहानी लॉयल्टी, सहन शक्ति और अटूट विश्वास के खतरों का प्रतीक बन गई। ओनोडा की 30 साल की जंग ड्यूटी की ताकत और इंसानी दिमाग का एक डरावना सबक है। उसने अपना वादा निभाया, लेकिन एक जबरदस्त कीमत पर। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी लेजेंड बनी हुई है। अंत में ओनोडा की जंग सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समय, याददाश्त और खुद के खिलाफ थी। उसकी मिथ बनी हुई है, इंसानी कन्विक्शन की असाधारण लिमिट्स का एक सबूत।